हाय, मैं धीरज कुमार साहू, भौतिक ज्ञान प्रवक्ता। पीछे हमने पढ़ लिया था क्या, एक चुंबकीय क्षेत्र में आयताकार कुंडली हमने लटकाई थी। उस आयताकार कुंडली पर किसकी गणना हो गई थी? बल आघूर्ण की गणना की थी। तो बराबर NIAB sin थीटा। अब आज क्वेश्चन है धारा मापी से आप क्या समझते हैं? धारा मापी क्या है? धारा मापी गैल्वेनोमीटर, धारा को मापने वाले यंत्र को क्या कहेंगे हम? धारा मापी। तो हमारे पास अभी क्वेश्चन है क्या, धारा मापी गैल्वेनोमीटर, जिससे हम धारा को मापते हैं उस यंत्र को क्या कहते हैं? धारा मापी कहेंगे। धारा को मापने वाला यंत्र, वह यंत्र जिससे धारा को मापा जाता है, धारा मापी कहलाता है। धारा मापी दो प्रकार के होते हैं। पहला धारा मापी है इसमें प्रक्षेप, प्रक्षेप धारा मापी, जिसकी सहायता से क्षणिक धारा को मापा जाए। किसी परिपथ में क्षणिक धारा प्रवाहित हो रही या कुछ क्षण के लिए क्या प्रवाहित हो रहा है? आवेश। उसको मापने के लिए जिस धारा मापी का प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रक्षेप धारा मापी कहते हैं। दूसरा है रुद्र दोलन धारा मापी। रुद्र दोलन धारा मापी क्या होता है? वह धारा मापी जो किसी परिपथ में मुख्य धारा को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी इससे किसी परिपथ में क्षणिक नहीं, धारा प्रवाहित हो रही लगातार। हम किसी परिपथ में लगातार धारा को मापना चाहते हैं तो कौन सा धारा मापी का प्रयोग करेंगे? रुद्र दोलन धारा मापी का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर किसी परिपथ में क्षणिक धारा प्रवाहित हो रही है तो कौन से धारा मापी का प्रयोग करेंगे? प्रक्षेप। जी हमारे सिलेबस में नहीं है तो हमें इसे नहीं पढ़ना। हमारे सिलेबस में रुद्र दोलन धारा मापी है। किसी परिपथ में लगातार धारा प्रवाहित हो रही हो, मुख्यतः धारा मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। किसी परिपथ में लगातार धारा प्रवाहित हो तो उसे मापने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया जाएगा उसे हम रुद्र दोलन धारा मापी कहते हैं। रुद्र दोलन धारा मापी भी दो प्रकार के होते हैं। नंबर पहला, रुद्र दोलन धारा मापी, इसमें दो प्रकार के होते हैं। निलंबन चल कुंडल धारा मापी। चल कुंडल, पहले इसे समझे, चल कुंडल धारा मापी जिसमें कुंडली चलती हो, और चल चुंबक, दो प्रकार के। रुद्र दोलन धारा मापी भी दो प्रकार के होते हैं, चल कुंडल धारा मापी और चल चुंबक धारा मापी। एक में कुंडली मूव करेगी, घूमेगी, तो उसे हम कहेंगे चल कुंडल धारा मापी। एक में चुंबक हम बदलेंगे, बार बार चुंबकीय क्षेत्र बढ़ाएंगे, बार बार चुंबकीय क्षेत्र घटाएंगे, उसे कहेंगे चल चुंबक धारा मापी। यह हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारे सिलेबस में चल कुंडल धारा मापी। चल कुंडल धारा मापी भी दो प्रकार की होती है। एक निलंबन कुंडल धारा मापी, दूसरा होगा कीलकित कुंडल धारा मापी। तो यहां पे हम क्या देख रहे हैं? धारा मापी को निलंबन कुंडल धारा मापी। निलंबन मीन्स सस्पेंड, मीन्स हम इसमें लटकाएंगे कुंडली को। इसमें कुंडली को हम क्या करेंगे? लटकाएंगे। कीलकित कुंडल धारा, कीलकित करेंगे। कीलकित वर्ड सबको समझे जरा हम। मीन्स किसी भी कुंडली को, एक जो मान लो कुंडली है हमारे पास, हमें यहाँ एक गड्ढा बनाएंगे, एक गड्ढा यहाँ बनाएंगे और इस पे से क्या कर देंगे? अब ये इस पे क्या कर सकती है? घूम सकती है। यहाँ पे कहने का मतलब एक चूल मीन्स एक गड्ढा यहाँ बना देंगे, एक चूल मीन्स गड्ढा यहाँ बना देंगे, इसमें क्या कर देंगे? हम इसे फंसा देंगे। एक तो हमने तार से क्या कर दी? लटका दी। लटकाई तो निलंबन कुंडल धारा मापी बनेगा। और कीलकित में हम 2 कीलो पे इस कुंडली को पूरा टिका देंगे तो कीलकित कुंडल धारा मापी होगा। तो हमारे पास धारा मापी दो प्रकार के हो गए, निलंबन कुंडल धारा मापी, कीलकित। फिर से एक बार रिपीट करें, धारा मापी क्या बताई? जिनसे धारा को मापा जाता है उन्हें धारा मापी कहते हैं। गैल्वेनोमीटर वह यंत्र है जिसकी सहायता से हम किसी परिपथ में धारा को क्या कर सकते हैं? माप सकते हैं, धारा मापी कहलाता है। धारा मापी दो प्रकार के हो गए,
प्रक्षेप धारा मापी, रुद्र दोलन धारा मापी। प्रक्षेप धारा मापी इसे क्षणिक धारा को मापा जाता है या आवेश प्रवाह की मात्रा को मापा जाता है क्षण भर। कुछ समय के लिए किसी परिपथ में धारा प्रवाहित हो रही हो और उसे हमें मापना हो तो हम किस धारा मापी का प्रयोग करेंगे? प्रक्षेप धारा मापी का प्रयोग करेंगे। लेकिन किसी परिपथ में लगातार धारा प्रवाहित हो रही हो और धारा को हमें क्या करना हो? मापना हो तो हम कौन से धारा मापी का प्रयोग करते हैं? रुद्र दोलन धारा मापी का प्रयोग करते हैं। रुद्र दोलन धारा मापी दो प्रकार के होते हैं, चल कुंडल धारा मापी, चल चुंबक धारा मापी। या तो कुंडली घूमेगी, कुंडली के घूमने से विक्षेप होगा, उस विक्षेप को नाप के हम धारा माप सकते हैं। या चल चुंबक, या तो चुंबक का मान बढ़ेगा या घटाएंगे, जिससे कुंडली पर क्या उत्पन्न होगा? बलयुग्म। उसे चल चुंबक धारा मापी हमारे सिलेबस में नहीं, इसे हम यहीं छोड़ दे रहे हैं। हमारे सिलेबस में चल कुंडल धारा मापी। तो चल कुंडल धारा मापी दो प्रकार का हो गया, एक निलंबन कुंडल धारा मापी, कील के कुंडल, ये दोनों पढ़ते हैं हम। ठीक है, सबसे पहले हम जानेंगे निलंबन कुंडल धारा मापी। चलिए, धारा मापी में सबसे पहला आता है, हेडिंग है धारा मापी। इसमें भी हम कौन सा धारा मापी पढ़ रहे हैं? निलंबन कुंडल, निलंबित कुंडली या निलंबन कुंडली धारा मापी। एक ही बात है, कुंडली कुंडल एक ही बात। सबसे पहले हम इसके सिद्धांत को जानें। सिद्धांत बिल्कुल सीधा सा है। किसी एक कुंडली को लेंगे हम, धारावाही, उसमें हम परिपथ की धारा क्या कर देंगे? प्रवाहित कर देंगे, और इस कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रख देंगे। किस में रख देंगे? चुंबकीय क्षेत्र में। किसी धारावाही कुंडली को जब चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाएगा तो उस पर क्या उत्पन्न होगा? बलयुग्म उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न होगा? बलयुग्म। उस बलयुग्म के कारण यह कुंडली क्या करेगी? घूमेगी। पीछे पड़ा, एक आयताकार कुंडली ली थी, धारा प्रवाहित की थी, चुंबकीय क्षेत्र में रखा था, उसकी भुजाओं पर बल लगा था, जिसके कारण वो क्या हुई थी? घूमी थी। जब वह घूमेगी तो उसमें विक्षेप होगा। क्या उत्पन्न होगा? विक्षेप। उस विक्षेप को हम जान लेंगे और उस विक्षेप से हम धारा को क्या कर लेंगे? प्राप्त कर लेंगे। तो इसमें सीधी सी बात है, इसका सिद्धांत बिल्कुल सीधा सा है। सिद्धांत की बात सबसे पहले करें हम। सिद्धांत क्या है? सर्वप्रथम इसमें सिद्धांत में यह बात बताई कि हम किसी कुंडली को में धारा प्रवाहित करते हैं, इस कुंडली को किस में रख देते हैं? एक चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रख देते हैं या त्रिचुंबकीय क्षेत्र में रख देते हैं। जब चुंबकीय क्षेत्र में रख देते हैं तो इस पर क्या उत्पन्न होता है? बलयुग्म उत्पन्न होता है। उस बलयुग्म के कारण यह कुंडली क्या होती है? घूमती है। इस कुंडली के विक्षेप को मापकर, इस कुंडली के विक्षेप को मापकर परिपथ में प्रवाहित धारा को मापा जा सकता है। फिर से एक बार रिपीट कर रहा है, एक किसी चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही कुंडली को रखते हैं, लटकाते हैं या कीलकित करते हैं। लटकाते हैं या कीलकित। जैसे ही हम उसे लटकाते हैं चुंबकीय क्षेत्र में, उसमें धारा प्रवाहित होती है, तो धारा प्रवाहित होने के कारण उस पर क्या उत्पन्न होता है? बलयुग्म। बलयुग्म टॉ बराबर NIAB sin थीटा से ज्ञात किया जाता है। हमने पीछे निकाला है, पीछे वाली डेरिवेशन को देखो ध्यान से। टॉ बराबर NIAB sin थीटा। ठीक है, उससे हम बलयुग्म पता किया। उस बलयुग्म के कारण कुंडली क्या होती है? घूमती है। घूमने से उस कुंडली में क्या आएगी? ऐंठन। तो हम ऐंठन बलयुग्म निकाल लेंगे। वह ऐंठन बलयुग्म इस बलयुग्म के क्या हो जाएगा? चुंबकीय बलयुग्म के बराबर हो जाएगा। कुंडली रुक जाएगी। उस समय हम विक्षेप को मापकर कुंडली में प्रवाहित धारा को माप सकते हैं। अभी हम सूत्र बनाएंगे इसका क्रिया विधि में, तब देखेंगे कि पहले हम बलयुग्म निकाल रहे, तो बराबर NIAB sin थीटा। फिर हम ऐंठन बलयुग्म निकाल रहे, क्यों? कुंडली ऐंठेगी तो ऐंठने के कारण उसमें क्या होगा? ऐंठन बलयुग्म होगा। वह ऐंठन बलयुग्म विद्युत बल के बराबर कर देंगे, धारा का सूत्र बन जाएगा। वह धारा उस कुंडली के विक्षेप पर क्या करेगी? निर्भर करेगी। विक्षेप ज्यादा होगा तो धारा ज्यादा होगी, विक्षेप कम होगा तो धारा कम होगी। फिर से एक बार रिपीट करें इसके सिद्धांत को। निलंबन कुंडल धारा मापी में सिद्धांत दोनों का, चाहे चल कुंडल धारा मापी हो चाहे एक ही है। किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी धारावाही कुंडली को रखते हैं, लटकाते हैं, कीलकित करते हैं, तो उस पर क्या उत्पन्न होता है? एक बलयुग्म उत्पन्न होता है, और यह बलयुग्म ऐंठन बलयुग्म के क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है, जिससे कुंडली में प्रवाहित धारा का सूत्र प्राप्त या धारा का मान प्राप्त हो जाता है। यह प्रवाहित धारा
कुंडली के विक्षेप पर क्या करेगी, निर्भर करेगी। अब बात आती है सिद्धांत के बाद रचना। आखिर एक बनी कैसी होती है इसको समझे। इसमें सबसे पहले एक एल्यूमिनियम की फ्रेम, एल्यूमिनियम की क्या ली, फ्रेम ली, इस पर पृथक तांबे के तारों को क्या कर देते हैं, हम लपेट देते हैं। एल्यूमिनियम की फ्रेम ली, लोहे की नहीं ली, फ्रेम हमने बनाई एल्यूमिनियम की, उस पर हमने तांबे के पृथक तारों को क्या कर दिया, लपेट दिया। और जब हमने इसे लपेट दिया और इसको हमने एक पत्ती, पत्ती का नाम है फास्फर ब्रांच की पत्ती, फास्फर ब्रांच फास्फोरस से है, ब्रांच मतलब पीतल से है, ब्रांच मतलब पीतल से, यानी ये फास्फोरस और पीतल की मिली हुई एक पत्ती ले ली हमने, एक तार ले लिया, उस तार से इसे हमने क्या कर दिया, लटका दिया। एक एल्यूमिनियम की फ्रेम बनाई आयताकार, इस पर तांबे के पृथक के तारों को क्या कर दिया, लपेट दिया। इन तारों में हम जब धारा प्रवाहित करेंगे तो एक कुंडली की भांति क्या करेगा, कार्य करेगा। इसको इस फ्रेम को हमने क्या किया, फास्फर ब्रांच की एक पत्ती, फास्फर ब्रांच की एक पत्ती ली, उससे हमने इसे लटका दिया। लटकाने के पश्चात इसको एक पेंच पर हमने इसे जोड़ दिया और एक इससे हमने यहाँ पर किसी, जिससे हमें तार जो होगा परिपथ से धारा इसमें क्या कर सकते हैं, प्रवाहित कर सकते हैं। जी हमने इसे एक टोपी मीन्स यहाँ पे ऐठन वाले पत्ती थी, यहाँ पे एक टोपी, एक कांच शीशा दर्पण लगा दिया, एक टोपी लगी है, दर्पण एम बोलते हैं इसे हम। इसी पत्ती पर एक कांच का क्या लगा है, टोपी या दर्पण लगी, ये टोपी है, T1 कह दिया इस स्थान को, और ये टोपी हो गई जिससे हमने इसे लटका दिया। ऐसे ही हमने क्या किया, नीचे लटका दिया, किसी आधार से पेंच कस दिया और इधर इधर लाके हमने एक अन्य पेंच से हमने इसे, क्या होगा, सबसे पहले हमने क्या लिया, एक आयताकार क्या लिया, एल्यूमिनियम की फ्रेम ली। इस आयताकार एल्यूमिनियम की फ्रेम पर हमने क्या किया, तांबे के तारों को लपेटकर एक हमने क्या बना ली, आयताकार कुंडली बना ली। क्या बना ली, आयताकार कुंडली बना ली। इस कुंडली को एक फास्फर ब्रांच की पत्ती द्वारा लटका दिया। टोपी टी एक मतलब टी बिंदु है, पी बिंदु है, इसको कंफ्यूजन हो रहा है मुझे, पलटो जरा, मरोड़ी टोपी एम टी, बस ठीक है। टी इस वर्ड को लिखा है टी, टी लिखा है इसे, नहीं लिखा है इसे कुछ, सही बोल रहा है, कंफ्यूजन हो रहा था वो हमें बस, ठीक है। क्या होगा, इसमें हमने एल्यूमिनियम की पहले क्या ली, फ्रेम ली, उस पर तांबे के तारों को लपेटकर एक आयताकार कुंडली बनाई। इस आयताकार कुंडली को फास्फर ब्रांच की पत्ती से क्या किया, लटका दिया। इस पत्ती पर एक समतल दर्पण लगा, गोलीय, क्या लगा, समतल। अभी सबका काम बताया कौन सा क्या काम करेगा। और इसे एक मरोड़ी टोपी द्वारा क्या कर देते हैं, हम लटका देते हैं। मरोड़ी टोपी माने कसने वाला पेंच, अगर ये लूज हो जाएगी तो हम इसे क्या कर सकते हैं, कस सकते हैं, जो तनी हुई इसके बीच लटकी रहे। फास्फर ब्रांच लिया, फास्फर ब्रांच से हमने इस कुंडली को लटकाया, नीचे भी एक टोपी T2 इसे, और इसे परिपथ में से हम क्या प्रवाहित कर देंगे, इसमें धारा। मान लो इस किसी तार में, इस तार में हमें धारा प्रवाहित पता करनी, इसे काटेंगे, एक सिरा हम इस T1 पर जोड़ देंगे, एक सिरा हम कहाँ जोड़ देंगे, T2 पर। ये हो गई। इसके बीच में हम एक लोहे की क्रॉड रख देते हैं। एक क्रॉड इस फ्रेम को कहीं भी स्पर्श नहीं करती है। लोहे की क्रॉड क्यों रखी, उसको समझे पहले। ये क्या है, लोहे की क्रॉड, जो काली सी दिख रही बीच में, ये लोहे की क्या है, क्रॉड है, सी कहेंगे इसे हम। सी कैसे बनाएंगे, सब काला तो कर दीजिए। लोहे की क्या रख दी हमने, क्रॉड रख दी।
और इस क्रोड को हमने क्या कहा, सी क्रोड हो गई, ठीक है, दिखने लगी होगी सी। तो जो लोहे की क्या हो गई, क्रोड। अब लोहे की क्रोड क्यों रखी, वो अभी इसको भी समझते हैं। ऐसे रखी है, इस आयताकार फ्रेम को कहीं भी क्या नहीं करती, स्पर्श नहीं करती। अब इस पूरी कुंडली को शक्तिशाली अवतलयाकार चुंबकीय ध्रुवों के बीच रख दिया। दो त्रिज त्वरण रहे चुंबकीय क्षेत्र है, शक्तिशाली ध्रुव, एक N और एक S। हमारे पास सिद्धांत ध्यान दो क्या कहा था, एक आयताकार कुंडली चाहिए तो आयताकार कुंडली ले ली, चुंबकीय क्षेत्र में रखना, चुंबकीय क्षेत्र बना दिया, इस क्षेत्र में से रख दिया, यह क्षेत्र इसकी धारा के लंबवत है, त्रिज रहेगा, गोलाकार लिए तो त्रिज रहेगा चुंबकीय क्षेत्र। तो थीटा का मान क्या हो जाएगा, 90 अंश, बलयुग्म का मान अधिकतम हो जाएगा, रख दिया। ठीक, तो हमने दो चीजों की व्यवस्था बनाई, पहले तो कुंडली की व्यवस्था बनाई, उस कुंडली को बनाने के लिए हमने क्या लिया, एल्यूमिनियम की फ्रेम ली, एल्यूमिनियम की आयताकार फ्रेम पर तांबे के पृथक के तारों को लपेटकर एक कुंडली बनाते हैं। इस कुंडली को फास्फर ब्रांच की एक पत्ती द्वारा क्या कर देते हैं, लटका लिया जाता है। इस पत्ती पर एक समतल दर्पण, गोलीय समतल दर्पण लगा होता है, क्या लगा होता है, समतल गोलीय दर्पण होता है। और यह फास्फर ब्रांच की पत्ती एक मरोड़ी टोपी, ये मरोड़ी टोपी है, इससे क्या कर देते हैं, हम इसे लटका देते हैं। इन पेंचों को इन दोनों कुंडलियों के बीच एक परिपथ से जोड़ दिया जाता है। इसके बीच चुंबकत्व को उत्पन्न करने के लिए, माने लोहे पर चुंबकत्व अच्छा होता है, नर्म लोहे की क्रोड बनाई। किस चीज की क्रोड है, नर्म लोहे की क्या बना दी, क्रोड। इससे क्या होगा, चुंबकत्व, चुंबकीय क्षेत्र बहुत ज्यादा प्रबल हो जाएगा, इसे घुमाने में सहायता प्रदान करेगा। तो नर्म लोहे की एक क्या लग दी बीच में, क्रोड। क्रोड इस तरह से रखी जो एल्यूमिनियम की फ्रेम को कहीं भी स्पर्श, अब कहना रुकी कैसे होगी, फिर रुकी होने के लिए यहाँ पे हमने माइका या गत्ता किनारे से भर दिया होगा, जिसके कारण से एल्यूमिनियम में बीच में फंसी रहे। अब हवा में तो लटक नहीं सकती ये, तो मीन्स एल्यूमिनियम की जो फ्रेम होगी उसके बीच में लोहे का गुटका रखते समय चारों तरफ क्या कुचालक पदार्थ लगा दिया होगा, जिससे यह इस फ्रेम को स्पर्श ना करे। ठीक है, इस कुंडली को एक चुंबकीय ध्रुव, प्रबल शक्तिशाली अवतलयाकार चुंबकीय ध्रुवों के बीच क्या कर दिया, हमने लटका दिया, रख दिया। इससे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, इससे जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो हमें मालूम होगा, प्रबल चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होगा, त्रिज उत्पन्न हो जाए। फिर से एक बार रिपीट करें, हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं निलंबन कुंडल धारा मापी। निलंबन कुंडल धारा मापी में हमें क्या करना है, एक कुंडली को निलंबित करना है, माने लटकाना है। तो हम यहाँ पर लटकाया, इसके लिए कुंडली ली रचना। इसमें एल्यूमिनियम की एक क्या होती है, फ्रेम होती है, जिस पर तांबे के पृथक के तारों को हम क्या कर देते हैं, तांबे के पृथक के तारों को लपेट देते हैं। इस तांबे के तारों को लपेटने के पश्चात यह एक आयताकार क्या बन गई, धारावाहिक कुंडली। इस कुंडली को फास्फर ब्रांच की एक पत्ती, फास्फर ब्रांच मजबूत होता है, ज्यादा ऐंठने पर टूटती नहीं, एकदम नहीं टूटती, मतलब फास्फोरस जो है मजबूत मानते हैं अपन उसे, तो ऐंठन वो आसानी से ले लेता है, इसलिए इट भी जा। फास्फर ब्रांच की एक पत्ती द्वारा क्या कर दिया जाता है, लटका देते हैं। इस पत्ती को एक मरोड़ी टोपी से के बीच लटका दिया जाता है। अब इस पर एक समतल दर्पण लगा होता है, इस समतल दर्पण, गोलीय समतल दर्पण लगा होता है, जो फास्फर ब्रांच की पत्ती के साथ ही क्या करेगा, घूमेगा। अगर जो पत्ती है इस पर दर्पण लगा हुआ है, अगर ये पत्ती भी ऐंठेगी तो ये दर्पण भी घूमेगा। फिर इसके बीच में एक नर्म लोहे की क्या रख दी हमने, क्रोड रख दी। किसकी क्रोड रख दी, नर्म लोहे की क्रोड रख दी, जो इस एल्यूमिनियम की फ्रेम को कहीं भी स्पर्श नहीं करती है। नर्म लोहे की क्रोड होने के कारण इस पर चुंबकन, विचुंबकन आसानी से हो जाता है। अभी हम अगले भाग में जानेंगे चुंबकन और विचुंबकन, यानी चुंबक आसानी से उत्पन्न हो जाएगा और चुंबक आसानी से समाप्त हो जाएगा। इस पूरी कुंडली को हम क्या करते हैं, दो आयताकार अवतलयाकार चुंबकीय ध्रुवों के बीच क्या कर देते हैं, लटका देते हैं। शक्तिशाली ध्रुव है, जिसके कारण प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, और चूंकि अवतलयाकार है तो त्रिज चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। अब ध्यान से सुनेंगे क्या करने वाले। सर्वप्रथम क्या करते हैं, इस कुंडली को, इस आयताकार कुंडली की जो दो तांबे के तार निकले होंगे, दूसरे निकले होंगे, इसको हम किन के बीच, T1 व T2 के बीच जोड़ देते हैं और परिपथ में जोड़ दिया जाता है। जैसे ही इसमें धारा क्या होती है, प्रवाहित होती है। क्या प्रवाहित हुई, धारा प्रवाहित होती है, और चुंबकीय क्षेत्र B के कारण
धारा प्रवाहित करने पर एक कुंडली क्या करती है, ऐठन बलयुग्म उत्पन्न होता है। तो उत्पन्न बलयुग्म टॉ बराबर कुंडली में फेरों की संख्या एन आई, ए माने कुंडली का क्षेत्रफल, बी साइन थीटा का मान 90 अंश हो जाए। तो बलयुग्म कितना हो जाएगा, टॉ बराबर एन आई ए बी। यह बलयुग्म उत्पन्न हुआ सबसे पहली बात हमने किसके कारण, चुंबकीय क्षेत्र के कारण। जहां परिचय है, माना की कुंडली में फेरों की संख्या एन है। क्या लिखोगे थ्योरी, माना की कुंडली में फेरों की संख्या एन है, कुंडली में प्रवाहित धारा आई है, कुंडली का परिच्छेद क्षेत्रफल क्या है, ए है, और यह बी चुंबकीय क्षेत्र में रखती है। तब इस पर लगने वाला बलयुग्म टॉ बराबर एन आई ए बी साइन थीटा 90 अंश हुआ। 90 क्यों हुआ, क्षेत्र त्रिज है, गोलाकार है कुंडली के, तो थीटा का मान क्या मानेंगे यहाँ 90, इतना बलयुग्म। अब ध्यान से सुनना क्या कर, जैसे ही इस पर बलयुग्म उत्पन्न हुआ, इस बलयुग्म के कारण कुंडली क्या करेगी, घूमेगी। इसके घूमने के कारण तार में ऐंठन आती है। किसमें ऐंठन आती है, तार, इस तार में क्या आएगी, ऐंठन। माना कि इसमें ऐंठन जो है वो फाई कोण की आती है, फास्फोर ब्लास्ट तार में फाई कोण ऐंठन आने पर उत्पन्न होती है। कितनी कोण ऐंठन उत्पन्न हुई, फाई कोण। एकांक कोण का ऐंठन बलयुग्म सी है, तब फाई कोण का ऐंठन बलयुग्म कितना होगा, सी इंटू फाई होगा। हमने क्या कहा, जैसे ही इठने के कारण जब भी तार ऐठा होगा, तार ऐठा होगा तो जो दर्पण लगा वो भी घूमा होगा, दर्पण घूमा होगा, तो इसका मतलब हम उस दर्पण का भी प्रयोग बताते हैं कैसे कोण निकालेंगे। अभी पहले ये समझो, जी तार ऐठा होगा, इसमें क्या आई होगी, ऐठन आई होगी। माना कि फाई कोण का ऐठन आया, इसमें कितने कोण का ऐठन आया, फाई कोण का ऐठन आया। बलयुग्म एकांक कोण का बलयुग्म कितना है, सी, तो फाई कोण का बलयुग्म कितना होगा, सी इंटू फाई। यह ऐठन बलयुग्म इस बलयुग्म के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। जब संतुलन में हो जाएगा तो यह कुंडली घूमना क्या कर देगी, बंद। हमने कहा इस पर एक बलयुग्म लगाया, वह बलयुग्म ऐठन बलयुग्म के जब बराबर हो जाएगा तो कुंडली घूमना क्या कर देगी, बंद कर देगी। तो संतुलन की अवस्था में कुंडली के संतुलन की अवस्था में टॉ बराबर सी फाई, टॉ का मान एन आई ए बी, तो आई बराबर सी अपॉन एन ए बी इंटू फाइव, जहां सी अपॉन एन ए बी को हम कह सकते हैं के, जिसे धारा गुणांक भी कह सकते हैं, धारा का गुणांक। तो आई समानुपाती किसके हो गया, अगर हमें विक्षेप कोण पता, सी हमें मालूम है एकांक कोण का वॉल्यूम, एकांक कोण माने 1 रेडियन, कितने रेडियन, 1 रेडियन का वॉल्यूम, जो कि हमें तार का मालूम होगा, फास्फोरस ब्रांच का एक कोण पे इतना वॉल्यूम आता है, वो फिक्स है, इसलिए हमने एक फिक्स तार, उसका सी हम पहले ही से पता, सी हमें मालूम। कुंडली में फेरे हमने बनाए थे कितने, 40 तार, 50 तार, 100 तार, जितने भी फेरे होंगे एन। ए माने इसका क्षेत्रफल, लंबाई गुणे चौड़ाई से निकल आएगा। बी माने जिस क्षेत्र में रखा, आप जैसी शक्तिशाली चुंबक होगी वैसा ही क्या होगा क्षेत्र। ये सब चीजें हमें मालूम है, इन्हें हम के कह दिया, इसका मतलब ये हो गया आई बराबर के इंटू फाइव, यानी आई समानुपाती फाइव। जितना ज्यादा ऐठन होगा उतनी ज्यादा धारा होगी। तो जो धारा है परिपथ में प्रवाहित धारा, वह इसके ऐठन कोण पर क्या करती है, निर्भर करती है। अब हमें किसका मान निकालना, ऐठन कोण का मान निकालना सीखना। अगर हमने वो ऐठन कोण का मान निकाल के यहाँ रख दिया, सी मालूम, एन मालूम, ए मालूम, बी मालूम, हमें धारा का मान पता चले। अब हमारा टारगेट है फाई को ज्ञात करना। बस फाई ज्ञात करने के लिए समतल दर्पण लगा। सबसे पहले हम इस समतल दर्पण को एक स्थान पर क्या कर लेते हैं, फोकस कर लेते हैं। मान लो जो कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही थी, तब समतल दर्पण इस स्थान पर क्या करता है, इसके आगे एक लैंप लगा होता है, हम बताएं एक मोमबत्ती लगी, तो जो दर्पण इस मोमबत्ती का फ्रेम मान लो इस स्थान पर क्या कर रहा है,
प्रक्षेप कर रहा है, यहाँ आ रहा प्रक्षेप। जैसे ही हमने धारा प्रवाहित की, ये दर्पण क्या हुआ होगा, घूमा होगा, ऐंठन लिया होगा। इसके ऐंठन होने के कारण अब प्रतिबिंब यहाँ बनेगा। हम जानते हैं जब दर्पण को फाई कोण घुमाया जाता है तो प्रतिबिंब 2 फाई कोण पर घूम दुगने पे, अगर हम दर्पण को 10 अंश घुमाएंगे तो प्रतिबिंब 20 अंश पर घूम। ये हमने पीछे हाई स्कूल में जाना। अब क्या किया था, जैसे ही हमने पहले तो बिना धारा प्रवाहित होने पर दर्पण का फोकस एक बिंदु पर कर लेते हैं, उसके लैंप, उसके आगे एक लैंप जल रहा है। अब दर्पण से लैंप का प्रतिबिंब एक बिंदु पर क्या कर लिया, बना लिया, बन गया। अब जैसे ही इसमें हमने धारा प्रवाहित की, समतल दर्पण ऐंठन के कारण क्या होता है, घूमता है। इसके घूमने के कारण क्या होगा, दूसरे स्थान पर प्रतिबिंब बनेगा। उस दूसरे स्थान पर प्रतिबिंब बना, माना कि दर्पण से पर्दे तक की दूरी 1 मीटर है या डी है। दर्पण से पैमाने की दूरी कैपिटल डी है तथा प्रतिबिंब का विस्थापन स्मॉल डी है, तब tan 2 फाई tan थीटा बराबर लंब बटे आधा। लंब माने प्रतिबिंब के बीच की दूरी, ऐसे बना कोण, तो ये लंब कहलाएगा और ये क्या कहलाएगा, आधा। तो लंब कितना हो गया, स्मॉल डी अपॉन, कोण बहुत छोटा हो तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 फाई बराबर डी अपॉन कैपिटल डी। इससे क्या पता चला, फाई बराबर स्मॉल डी अपॉन 2d। यदि d बराबर कितने मीटर हो तो फाई समानुपाती d अपॉन डी, समानुपाती सीधा लिख लो d। यानी हम इनके बीच की दूरी अगर हम ज्ञात कर लें, इनके बीच की जो प्रतिबिंब बन रहा उसके बीच की दूरी ज्यादा है तो विक्षेप का मान ज्यादा होगा। विक्षेप का मान ज्यादा होगा, निश्चित है धारा का मान। इस विक्षेप को जानकर हम धारा के मान को ज्ञात कर सकते। पूरी क्रिया विधि अब एक बार और पूरी रचना को समझें। सबसे पहले हमने कहा धारा मापी में निलंबन कुंडल धारा मापी जान रहा है। निलंबन कुंडल धारा मापी में हमने क्या किया, एक एल्यूमिनियम की फ्रेम ली। पहले सिद्धांत की बात करें, सिद्धांत सीधा सा है, जब किसी धारावाही कुंडली को किसी चुंबकीय क्षेत्र में लटका दिया जाता है तो उस पर बलयुग्म लगता है, जिसके कारण वह कुंडली क्या हो जाती है, विक्षेपित हो जाती है, घूम जाती है, और उसके विक्षेप को जानकर हम उसमें धारा का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब इसके लिए हमने क्या किया, एक आयताकार फ्रेम ली। उस आयताकार फ्रेम पर तांबे के पृथक तारों को लपेटकर एक आयताकार कुंडली बना लेते हैं। इस कुंडली को हम क्या करते हैं, फास्फोरस ब्रांच की एक पत्ती द्वारा 2 टोपी मरोड़ी टोपियों के बीच लटका दिया जाता है। 2 मरोड़ी टोपी लगा दीजिए, इनके बीच पैंचों के बीच से लटका दिया। इस फास्फोरस ब्रांच पर एक समतल दर्पण और एक लैंप क्या होता है, व्यवस्थित कर देते हैं। जैसे फास्फोरस ब्रांच की पत्ती घूमेगी उसी के हिसाब से क्या घूमेगा, दर्पण, क्योंकि दर्पण उसी पत्ती पर क्या है, चिपका हुआ है। जो दर्पण है वो इसी पत्ती पर क्या है, चिपका हुआ है। जो दर्पण माने हम थोड़ी देर के लिए जो इस पत्ती पर चिपका हुआ है। अब जब जे उठेगी तो दर्पण भी क्या होगा, साथ में घूमेगा। ठीक है, इसको 2 परिपथ के, यानी इस मरोड़ी टोपी को 2 पेंच T1 पर T2 की सहायता से परिपथ से जोड़ दिया जाता है। इस कुंडली में चुंबकत्व अधिक उत्पन्न करने के लिए आसानी से उत्पन्न, इसके बीच एक नम लोहे की क्या लगा देते हैं, रॉड लगा देते हैं, जिससे इस पर चुंबकन और विचुंबकन क्या होता है, आसानी से हो जाता है। अब इस कुंडली को हम 2 शक्तिशाली अवतलयाकार ध्रुवों के बीच क्या कर देते हैं, रख देते हैं। अवतलयाकार ध्रुवों के बीच क्या कर दिया, रख दिया, जिसके कारण इस कुंडली पर त्रिज चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। त्रिज माने त्रिज्या के रूप में इसके धारा के क्या होगा, लंबवत होगा। अब क्या कर रहे हैं, सर्वप्रथम क्या करते हैं, T1 व T2 पेंच से परिपथ द्वारा इस कुंडली में क्या प्रवाहित करते हैं, धारा। जैसे ही इसमें धारा प्रवाहित होती है तो यह चुंबकीय क्षेत्र के अंदर धारा प्रवाहित होने पर इस पर एक बलयुग्म उत्पन्न होता है। माना कि कुंडली में फेरों की संख्या कितनी है, n है, कुंडली में प्रवाहित धारा I है, क्षेत्रफल A है, चुंबकीय क्षेत्र B है, तो उत्पन्न बलयुग्म तो बराबर NIAB sin थीटा होगा। जी हो गया। अब जैसे ही ये बलयुग्म उत्पन्न होता है तो ये कुंडली को घुमाने का क्या करेगा, प्रयास करता है, जिससे कुंडली घूमती है। कुंडली के घूमने के कारण फास्फोरस ब्रांच की पत्ती में ऐंठन बलयुग्म आता है। कौन सा बलयुग्म आता है, ऐंठन बलयुग्म आता है। एकांक कोण का ऐंठन बलयुग्म C है।
और ये पत्ती जो है वो कितना कोण घूम रही, फाई कोण। तो फाई कोण का बलयुग्म कितना होगा, C5। यह बलयुग्म जब उस पर उत्पन्न बलयुग्म के क्या ऐठन बलयुग्म के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है, तो कुंडली घूमना बंद, क्योंकि ये उसका विरोध करेगी। ऐठन बलयुग्म हमेशा चीज का विरोध करता है। जैसे हम इसे जबरदस्ती से ऐंठें तो इसमें एक ऐठन बलयुग्म हुआ होगा, इसके घुमाने का क्या करेगा, विरोध करेगा, जिसके कारण अपनी पूर्व अवस्था में वापस आने का एक घुमाने का प्रयास करेगा चुंबक के कारण, और एक इसे रोकने का प्रयास। जब यह संतुलन में आ जाएंगी तो निश्चित ही यह कुंडली घूमना बंद हो जाएगी, उस समय विक्षेप फिक्स हो जाएगा। तो NIAB बराबर C/5, I बराबर C अपॉन, इसे हम बोलते हैं धारा गुणांक के, तो I समानुपाती 5। इस प्रकार कुंडली जो फास्फर ब्रांच की पत्ती है उसमें जो ऐठन कोण आता है उस पर यह धारा निर्भर करती है। हम अब टारगेट है फाई कोण ज्ञात करना है। फाई कोण ज्ञात करने के लिए इस फास्फर ब्रांच की पत्ती पर समतल दर्पण होता है, समतल दर्पण के सामने क्या होता है, लैंप। पहले सर्वप्रथम बिना धारा प्रवाहित करने पर इस लैंप द्वारा, इस दर्पण द्वारा इस लैंप का प्रतिबिंब एक कुछ दूरी पर स्थित पर्दे पर कर लेते हैं। कर लिया, मान लो किसी स्थान पर यह फोकस आ गया, यह सूरज का फोकस दर्पण से नहीं डालती, वैसे इस लैंप का हमने यहाँ लैंप जलाया और इस दर्पण द्वारा इसका फोकस एक बिंदु पर आ गया। अब इसमें हम धारा प्रवाहित करते हैं, धारा प्रवाहित करने पर इस पर बलयुग्म उत्पन्न होगा, बलयुग्म उत्पन्न होगा तो ये क्या होगी, घूमेगी। इसके घूमने पर इससे पत्ती पर जो दर्पण लगा वो भी क्या होगा, घूमेगा। जब वो घूमेगा तो अब लैंप तो अपनी जगह, उसके घूमने के कारण प्रतिबिंब क्या होगा, पर्दे पर दूसरे स्थान पर बन जाएगा। हम दर्पण से पर्दे तक की दूरी कैपिटल D कह रहे हैं, दर्पण से पर्दे तक की दूरी कैपिटल D, वहां पर जो प्रतिबिंब बना उसके बीच की दूरी स्मॉल d। तो 10/2π, 2π क्यों लिया, जब दर्पण को थीटा घुमाते हैं तो प्रतिबिंब 2θ कोण पर घूम जाता है। ध्यान रखना इस बात को। अगर हम दर्पण को 10 अंश घुमाएंगे तो उसका जो विक्षेप है, जो प्रक्षेप है, मतलब जो उसका प्रतिबिंब है वो 2θ कोण पर घूम। तो 10/2π बराबर d माने उसके बीच की दूरी, d माने पर्दे की, क्यों 10θ बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो हमने रख दिया, क्योंकि यह कोण बहुत कम अंतर का होगा, कम धाराएं मापी जा रही, 10⁻⁹ मीटर की एम्पियर की धारा मापते, इससे धारा कम, बहुत बड़ी धारा को हम इनसे नहीं नाप सकते, तो कम धारा है तो विक्षेप क्या होगा, कम होगा, विक्षेप कम होगा, तो 10/2π को हम 2π लिख सकते। इससे हम फाई का मान ज्ञात कर लें। फाई का मान पता चल जाए, यहाँ रख दो, हमें धारा का मान पता चल जाएगा, हमने धारा को क्या कर लिया, माप लिया। अब अगली जो धारा मापी है वो है कीलकित कुंडल धारा मापी। कुछ अलग नहीं है, पूरा सिद्धांत वही। क्या सिद्धांत, जब किसी कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है तो उस पर एक बलयुग्म उत्पन्न होगा, वह बलयुग्म ऐठन बलयुग्म से संतुलित होगा, तो कुंडली में क्या आएगा, विक्षेप। उस विक्षेप से हम धारा को क्या कर सकते हैं, माप। केवल थोड़ा सा अंतर है, वह है उसको हम यहाँ लटकाएंगे नहीं, कीलकित करेंगे। ऐसा क्यों कर रहा है, पहले इसे समझे। यह धारा मापी में एक कमी है। कमी क्या है, यह पत्ती जो है बहुत सॉफ्ट होती है, एक तरह से ऐठन तो ले लेती, लेकिन अगर ले जाने लाने में झटका लग जाए तो इस पत्ती के टूटने का क्या बना रहता है, भय। और जब पत्ती टूट गई तो इसका निलंबन क्या हो गया, समाप्त हो गया, और जब धारा मापी हमारा क्या हो गया, खराब। तो इससे बचने के लिए एक विकल्प खोजा कि ऐसा करें, ऐसा धारा मापी बनाएं जिसे कहीं ले जाएं वो ना टूटे। इसके लिए हमने बनाया कौन सा धारा मापी, कीलकित। तो उसको और थोड़ा सा समझ लें, सब बना लें, चित्र बना के बताते हैं बस, केवल सब सिद्धांत यही है, पूरा यही लिखेंगे। सिद्धांत लिखना हो तो क्या लिखेंगे, वही। जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी कुंडली को रखा जाता है तो वह कुंडली क्या होती है, चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर बलयुग्म उत्पन्न होता है, जिसके कारण वह क्या होती है, घूमती है। उसके विक्षेप को नापकर हम धारा को माप सकते हैं। जब ये सिद्धांत, फिर इसके बाद इसमें रचना, इसमें क्या होता है, जो आयताकार कुंडली होती है, एल्युमिनियम की आयताकार क्या है, कुंडली, इस पर तांबे के, इसके अंदर हमने नर्म लोहे का क्लॉड बनाया, उस पर हमने तांबे के तारों को क्या कर दिया, लपेट दिया, इसी पर लपेट दिया, सीधी सी बात। क्लॉड है जो
रॉड पे हमने क्या किया, तांबे के तारों को लपेट दिया, इस कुंडली में फंसा के पूरे इस पर हमने तांबे के तारों को लपेट दिया। अब इसे लटकाते नहीं, इस पर दो खांचे मीन्स दो चूल तैयार कर लेते हैं, खांचे गड्ढे, और इसको इसमें क्या करते हैं, एक कील द्वारा कीलकित कर देते हैं, लटका देते हैं, ये इसमें फंसा दिया, और इस पत्ती पर, इस कील पर हम दो स्प्रिंग लगा देते हैं इस तरह की, ऐसे ही यहां पे लगा, माने ये कील लगाई, कील से हमने इन स्प्रिंगों को क्या कर दिया, ये कील जा रही और कील पे एक स्प्रिंग को जोड़ के और फिर से तार निकाल दिया, ऐसे ही नीचे का निकाल दिया। इनमें हम क्या प्रवाहित करते हैं, इसमें धारा, जैसे ही धारा प्रवाहित करेंगे स्प्रिंग S1 वा, तो इनमें ऐंठन बलयुग्म आएगा, क्यों ऐंठेंगी स्प्रिंग है, इसे वही उसके बीच अपतलाकार N और अंतर क्या हुआ, उसमें हमने इसे क्या किया था, लटकाया था, इसमें हमने क्या किया, इसे कीलकित कर दिया, यानी दो गड्ढे बनाए हमने इसकी फ्रेम पर, और इसे हमने इसके अंदर क्या कर दिया, टिका दिया, इन कीलों के बीच गड्ढे बना के इसके बीच इसे टिका दिया। अब इन कीलों पर ये क्या कर सकती है, घूम सकती है। जो वहां दिक्कत आई थी पत्ती के टूटने की संभावना, पत्ती के उस चीज को हमने क्या कर दिया, समाप्त। अब इस कीलकित से इस पे जो इस एक पैमाना जोड़ लेते हैं इससे ऐंठन, और उस पैमाने की सुई, और इसे हम एक पैमाने पर लगा देते हैं, जिससे हमें जो फाई कोण निकालने की थी वो भी समस्या समाप्त हो गई। सीधी जैसे ये ऐठेगी इसकी सुई घूमेगी, जीरो से, मान लो यहाँ थी जीरो जब नहीं घूम रही थी, ये जितना कोण घूम जाएगी उतनी ही ज्यादा क्या हो जाएगी, धारा, तो हमें वो tan फाई वाला मैटर भी क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। सीधा सीधा हम फाई इस पे पैमाने पे प्राप्त कर लेंगे, फाई समानुपाती आई होगा, सीधी हमें धारा पता चल जाएगी। तो यहाँ पे हमने क्या किया, कीलकित कुंडल धारा मापी में एक कुंडली जो आयताकार कुंडली ली थी हमने, उसे लटकाया नहीं, बल्कि दो चूलों के बीच इस कुंडली को क्या कर दिया, हमने कीलकित कर दिया, टांग दिया, मीन्स रख दिया। अब क्या हुआ, इसको एक तार से जोड़ा, उस तार को दो स्प्रिंगों से जोड़ा, हमने स्प्रिंग लगाई, इनमें क्या प्रवाहित की, धारा। जैसे ही इस कुंडली में धारा प्रवाहित हुई, तो धारा प्रवाहित होने के कारण, चुंबकीय क्षेत्र में रखे होने के कारण इस पर बलयुग्म उत्पन्न हुआ, टॉ बराबर NIAB। अब जैसे ही ये इस पे होगा तो इसमें ऐंठन बलयुग्म आएगा इस स्प्रिंग में, माना कि एकांक रेडियन का ऐंठन बलयुग्म फाई है, तो फाई कोण अगर ये घूमा तो फाई का कितना होगा, C×फाई, C है और C×फाई ऐंठन बलयुग्म बोलते हैं प्रति एकांक कोण का। तो ये टॉ, जब संतुलन की अवस्था में ये टॉ, इस टॉ के क्या हो जाएगा, बराबर, तो ये घूमना बंद कर देगी, तो ये बराबर, इस सूत्र में फाई का मान, यानी सीधा इसका कुंडली, इस पे जो स्प्रिंग होती है उसको हम किससे जोड़ देते हैं, स्प्रिंग को, या यहाँ से कुंडली को, सीधा कुंडली के विक्षेप को हम एक पैमाने पर जोड़ दिया जाता है, जोड़ दिया इसे पैमाने पर, इसका डायरेक्ट विक्षेप हम क्या कर लेते हैं, प्राप्त करके सीधी धारा को ज्ञात किया जा सकता है। इसकी सहायता से 10⁻⁻6 एम्पियर तक की धारा मापी जा सकती, उसकी सहायता से 10⁻⁹, क्यों, वो बहुत सुग्राही है, पत्ती ज्यादा ऐंठन लेगी, इसे हमने उसमें फंसा दिया तो कुछ घर्षण बढ़ जाए, तो ये ज्यादा शुद्ध धारा में ही, मतलब बहुत छोटी धाराओं को नहीं माप सकती, लेकिन उसकी सहायता से हम बहुत सूक्ष्म धारा 10⁻⁹ एम्पियर तक की धारा माप सकते, और इससे 10⁻⁻6 एम्पियर तक की धारा। दोनों में अंतर बिल्कुल जरा सा है, सब कुछ वही लिखना है, सिद्धांत वही लिखना है। जब किसी धारावाही कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर बलयुग्म उत्पन्न होता है, उत्पन्न बलयुग्म ऐंठन बलयुग्म के संतुलन हो जाता है, तो उसमें हम क्या होते हैं, विक्षेप को ज्ञात कर लेते हैं, यह विक्षेप सीधे धारा की क्या होता है, समानुपाती होता है। उसमें आयताकार कुंडली ले ली, मीन्स एक एल्यूमिनियम का फ्रेम लिया, एल्यूमिनियम के फ्रेम पर तांबे के तारों को हमने क्या कर दिया, लपेट दिया, लपेटने के बाद उसे क्या करते हैं हम, सीधा एक फास्फर ब्रांच की पत्ती से क्या कर देते हैं, मरोड़ी टोपी द्वारा लटका दिया जाता है। फास्फर ब्रांच की पत्ती पर क्या लगा होता है, एक समतल दर्पण और एक लैंप लगा होता है, इसको हम एक परिपथ के बीच में जोड़ देते हैं, उसके अंदर एक नम लोहे की क्या रख देते हैं, क्रॉड, इसमें भी वही आयताकार फ्रेम ली, और हमने क्या किया, नम लोहे की क्रॉड पर एक आयताकार फ्रेम बना लेते हैं, और इस फ्रेम को, इस कुंडली को
दो चूल्हों पर एक तार पर या कील पर क्या कर दिया जाता है, टिका दिया जाता है। उस कील के बीच क्या कर देते हैं, दो स्प्रिंग S1 व S2 लगा देते हैं और इनमें हम क्या प्रवाहित करते हैं, धारा प्रवाहित करते हैं। तो धारा प्रवाहित होने पर ये ऐंठन लेती हैं, वहां फास्फर ब्रांच का तार ऐंठन ले रहा था और यहाँ पर क्या ले रही, स्प्रिंग है। इन स्प्रिंगों के विक्षेप को हम क्या कर लेते हैं, पैमाने पर प्राप्त कर लेते हैं, जिससे हमें धारा का मान पता है। सीधा सा कॉन्सेप्ट है, वॉल्यूम ऐंठन वॉल्यूम के क्या हो जाएगा, बराबर, आसानी से। आई जो है धारा की सम। अब धारा को मापने के लिए हमें विक्षेप को मापना है। यही कारण धारा मापी देखना, उसमें एक सुई रहती, उसके विक्षेप को हम सीधा पढ़ लेते, उसका विक्षेप इस तरह से कैलकुलेट कर देते कि विक्षेप सीधा एक नियतांक, जो नियतांक तो फिक्स हो गया धारा मापी के लिए, इसका मान सीधा कैलकुलेट करके हम सीधे एम्पियर नाप लेते उस विक्षेप पर, सुई पे। उस पर लिखा था 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, सब कैलकुलेट उसी में हो गया। उन्होंने कहा इतना विक्षेप होने पर 1 एम्पियर धारा, इतना विक्षेप होने पर 2 एम्पियर धारा, इतना विक्षेप होने पर 3 एम्पियर। तो निशान लगा दिए पैमाने पर सीधे। अब आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, सीधी सुई जो होगी जहां रुकेगी उतने एम्पियर धारा क्या हो रही है। ये थे धारा मापी, जिसकी सहायता से हम धारा को मापन कर सकते। ठीक है ना, क्रम से पढ़ लेने बिल्कुल। पीछे हमने क्या क्या पढ़ा, वॉल्यूम। अगर हम यह नहीं जानते होते तो आज हम इसे नहीं समझ सकते थे। अब हम इसे पीछे पढ़ लिया, इसलिए हमने इसको जान लिया। अब हमने धारा मापी पढ़ ली, तो अब हम जानेंगे धारा मापी को वोल्ट मीटर में बदलना और वोल्ट मीटर को धारा मापी में बदलना और अमीटर में बदलना। तो अगली हेडिंग में होगा धारा मापी को वोल्ट मीटर व अमीटर में बदलना।